अस्सलामुअलैकुम। पयामे रमज़ान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट महाविश निसार। जनाब, माह रमज़ान अपनी तमाम तर बरकतों, रहमतों और तमाम तर अनाइयों के साथ जारी व सारी है और पहला अशरा मुकम्मल हो चुका है। और रमज़ानुल मुबारक में अशरा जो भी चल रहा हो, लेकिन मुसलमानों को जो अल्लाह की तरफ से हिदायत है, नसीहत है, हुक्म है और जो हमारी कोशिश भी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा तौबा और इस्तग़फ़ार किया जाए, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी जाए, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक ज़िंदगी में साल में एक बार भले आप पाएँ, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हैरान होता हूँ उस शख्स पे जिसने ज़िंदगी में भी एक बार अगर रमज़ानुल मुबारक को पाया और वो अपनी मग़फ़िरत, अपनी तौबा नहीं करवा सका, अल्लाह से माफ़ी नहीं हासिल कर सका। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रब के करीब वक्त गुजारें। बाकी सारा साल बाकी तमाम कामों के लिए, दुनियादारी के लिए बहुत होता है। और हम, चूँकि हमारी रिवायत है कि कोई अहम दीनों दुनिया से जुड़ा हुआ हम मौजू लेते हैं अपने ट्रांसमिशन में, तो आज का मौजू बहुत अहम है जो हम सब से ताल्लुक़ रखता है। वो है कि मेहमान के हुकूक़ व फ़राइज़, मेहमानदारी, मेहमान नवाजी कितनी अहम है, मेहमान की आमद की क्या अहमियत है। तो इस बारे में हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए रोज़ाना की तरह, रूटीन की तरह राय मंजूर नासिर साहब। इनसे इस बारे में रहनुमाई लेंगे। आपने बहुत खूबसूरत किताब लिखी है सीरत नबी पर, जिसमें तमाम तर मौज़ूआत का अहाता करने की आपने बड़ी खूबसूरती से कोशिश की है। और ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं जनाब तिलावत कलाम पाक से। और तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद उमर साहब। उनसे गुजारिश करूँगी कि तिलावत का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़यतहु वमा लिज़्ज़ालिमीन। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल-ईमान मुनादियन युनादी लिल-ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना। रब्बना फ़ाग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना वआतिना मा वअदतना अला रुसुलिक वला तुख़्ज़िना यौमल क़ियामति इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल
सदक़ल्लाहुल जब्बारुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत तिलावत और बहुत ही खूबसूरत अदायगी आपने की और कारी मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं तिलावत कलाम पाक के लिए। और अब जनाब बढ़ते हैं हदिया नात के लिए और हदिया नात नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नात ख़ान अरसलान कादरी साहब। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगी कि हदिया नात पेश करें। मिदहते शाह की हर आन रसद है, हद है। मिदहते शाह की हर आन रसद है, हद है। पास क्या खूब गुलामी की सनद है, हद है। पास क्या खूब गुलामी की सनद है, हद है। चश्मे इंसाने कहाँ ऐसी बुलंदी देखी जिस कदर सीरत कुरान, जिस कदर सीरत सरकार का कद है, हद है। जिस कदर सीरत सरकार का कद है, हद है। हर्फ तशदीद में मोहब्बत की अलामत है यहाँ। अरे नाम पर उनके जो एक मीम पेशद है, हद है। नाम पर उनके जो एक मीम पेशद है, हद है। दस्ते कुदरत ने तराशा है वो शाहकार के जो अपनी तख्लीक में यकता है, अहद है, हद है। अपनी तख्लीक में यकता है, अहद है, हद है। जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने पढ़ा। तो जनाब गुफ्तगू के सिलसिले की जानिब हम बढ़ेंगे, जो कि आज का हमारा मौजू है मेहमान के हुकूक व फ़राइज़
तो सुनने में ये थोड़ा लगता है कि मेहमान के हमें लगता है हुकूक ही होते हैं, शायद फ़राइज़ आज आप जानेंगे। इस छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे जनाब, और फिर मेहमान नवाजी क्या है, मेहमान की अहमियत क्या है, मेहमान की आमद के बारे में क्या कहा गया है। कहा तो ये जाता है कि मेहमान रहमत होता है, लेकिन इसके अलावा भी क्या है वो भी जानेंगे राय साहब से इस छोटी सी ब्रेक के बाद। पैगाम रमज़ान में खुश आमदीद। बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब, और आज का मौजू है मेहमान के हुकूक और फ़राइज़। तो हमें अभी तक मेहमान के हुकूक तो पता है, बहुत ज़्यादा डिटेल तो ना से राय साहब, लेकिन देखिए मेहमान अगर आता है तो मेहमान को रहमत कहा गया है, मेहमान नवाजी के लिए कहा गया है कि खुश दिली से मिलें, और जो आपके दस्तरखान पे आसानी से मौजूद है वो मेहमान को सर्व किया जाए। लेकिन मेहमान की अहमियत क्या है और मेहमान के हुकूक क्या हैं, और आज नई चीज़ जो मेरे सामने है कि मेहमान के फ़राइज़ भी होते हैं। तो राय साहब ये बताएंगे मेहमान के फ़राइज़ क्या होते हैं, और हम क्या भी जो हमारा मुआशरा है, जो हमारा लाइफस्टाइल अब चल पड़ा है, हर बंदा बहुत मसरूफ़ है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या हम मेहमान के हुकूक अदा कर पा रहे हैं? जी जी। अच्छा, एक तो ये देखना, जैसे आपने कहा कि हमारा ये ओवरऑल मसला है कि हकूक तो सबको याद है कि देखिए जी ये मेरा राइट है, ये राइट है, ये मुझे मिलना चाहिए, और फ़राइज़ हमें याद कोई नहीं है, पता ही नहीं है। पाकिस्तान का देखें ना, हर वक्त हम ये कहते हैं जिस मुल्क ने हमें क्या दिया है, ये हमारा हक है जी, ये मिलना चाहिए, लेकिन कभी कोई फ़र्ज़ भी है ना, तो इसलिए हमने कहा दोनों बातें करते हैं। अच्छा, बिल्कुल मेहमान का जो आपने कहा कि इस्लाम में मेहमान को रहमत करार दिया गया है, और आपको पता है कि बेटी को भी अल्लाह ताला ने कहा कि ये रहमत है, और अल्लाह ताला से भी हम रहमत के तलबगार होते हैं। और रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेहमान के बारे में कि जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पे यकीन रखता है, उसको चाहिए, यानी इतना लाजमी करार दे दिया कि अपने मेहमान की इज़्ज़त करे। और पैगम्बरों के बारे में बेशुमार वाक़यात आते हैं कि वो हर सूरत में कोई ना कोई मेहमान साथ होता था तो खाना खाते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मैं वाक़या ज़रूर यहाँ शेयर करता हूँ कि उनके मेहमान आए और वो फरिश्ते थे बुनियादी तौर पे। तो ऐसे मैं सोच रहा था उसके बारे में थोड़ा सा कि वो आता है कि वो अंदर गए और बछड़ा ज़बा किया, एक मजबूत ताकतवर बछड़ा बड़ा सा, और वो उसका, अब मैंने कहा देखिए हम लोग एक मुर्गी ज़बा करने को भी सोचते हैं, करें ना करें क्या पता लगे कि इससे ही काम चल जाए। अच्छा, उस ज़माने में महंगाई नहीं होगी ना? नहीं, वो भी दुरुस्त है, लेकिन इसकी ना प्रायोरिटी जो है ना वो हमें पता ही नहीं कि इस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा क्या है। अच्छा, एक मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि एक दफ़ा एक इस तरह से मेहमान आए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाह रहे थे कि इनको कुछ खिलाया पिलाया जाए। आपने तमाम अज़वाज मुतहरात से पूछा एक एक घर से, और कोई चीज़ खाने की नहीं थी। अच्छा, आप ये भी अंदाज़ा कर लेना कि कितना वो जो कुछ होता था अल्लाह के रास्ते में साथ ही तकसीम, स्टोरेज नहीं करते थे, स्टोरेज वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो देखना रात को जो इतनी सी चीज़ भी बच गई अल्लाह के रास्ते में दे के। अच्छा, फिर एक साहबी थे हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे आप सल्लम ने हुक्म फरमाया कि आप इस मेहमान को ले जाएं, और वो आगे से कुछ कह नहीं सके। जब वो घर लेके गए तो उन्हें पता लगा कि घर में उतना ही खाना है जो या सिर्फ उनके बच्चे खा सकते हैं या मेहमान खा सकते हैं, यानी मियाँ बीवी के अपने लिए भी कोई नहीं था। तो मियाँ बीवी ने फिर एक सलाह की, उन्होंने पूरी प्लानिंग की। उन्होंने कहा जी ऐसे करते हैं कि मेहमान के सामने जब खाना रखेंगे, पहले बच्चों को सुलाया कोई बुला फिसला के। अच्छा, वो बड़ी मुश्किल से सोने के बाद फिर वो चिराग होते थे, उस वक्त लाइट तो थी नहीं, बाकी खाना जब रखा तो बीवी ने कहा जी कि वो थोड़ा सा चिराग ख़राब है, उसको वो बुझा दिया, और ऐसे मुँह हिलाते रहे। मेहमान को लगा कि खा रहे हैं, तो मेहमान ने खूब सैर हो। जब अगले दिन वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए तो आप सल्लम ने फरमाया कि अबू तलहा, तुम्हारी जो मेज़बानी है अल्लाह ताला को बहुत पसंद आई, और सूरत हशर की आयत नंबर 9 में बाकायदा ये मेंशन किया गया। इस कदर इसकी अहमियत है। अच्छा, अब जो हकूक व फ़राइज़ की आपने बात की ना, तो पहले तो मेहमान के हकूक बताते हैं। सही। अच्छा, हकूक में यह है कि सबसे पहले तो उसकी इज्जत, मेहमान की फ़र्ज़ है कि मेहमान की इज्जत की जाए। सही। अच्छा, अब इज्जत देखें ना, हर बंदे को पता है कि आप अच्छी तरह उनको रिसीव करें, उनको बिठाएं उठाएं, जो भी हो सकता है। अच्छा, इवन कोई डिस्कशंस में भी होता है, समटाइम्स कोई मेहमान ने इधर उधर की बात कर दी, तो आप ज़हन में रखें कि मैंने इस बंदे की रिस्पेक्ट करनी है, तो फिर आप उनको उस तरह से डील करेंगे जैसे हम वालिदैन को करते हैं, टीचर्स को करते हैं, बड़ों को करते हैं। अच्छा, एक ये है कि आप उनके आराम का ख्याल रखें। अच्छा, ये हमारी बड़ी बदनसीबी है, ख़ुसूसन पाकिस्तानी हमारी जो कौम है, हम किसी बंदे को चॉइस नहीं देते। अच्छा, मसलन आप मेरी गेस्ट आ गई और मैंने फैसला कर लिया कि आप पे मैंने 100 रुपए खर्च करने हैं। अच्छा। और मैंने आपको एक बोतल पिलानी है, लेकिन वो मेरी मर्जी है कि मैं कोक खोलनी है या पेप्सी खोलनी है या शीज़ान खोल देनी है। मतलब है भाई, मैं फैसला कर चुका ना, पूछना तो है ही नहीं। अच्छा। मतलब खोल के सामने रख देना है, या हो सकता है अगले को डायबिटीज़ हो, वो कहते हैं जी मैं तो पीता ही नहीं। तो हम ये चॉइस देने को तैयार ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत इख्तियार है ना वो कहते हैं। तो उसका ये है कि आराम का भी ये है कि आप पूछ लें भी आपको तकिया कैसा पसंद है, कोई ज़्यादा बड़ा लेता है, कोई छोटा लेता है, कोई और चीज़ होती है। अब गर्मियों में जून जुलाई में देखें ना, AC है कोई नहीं, वो फ़ैन चल रहा है और कंबल रखा हुआ है,
तो सोचे मेहमान बेचारा क्या करेगा रात को। तो जितना आराम आप उनका मैक्सिमम ख्याल, बेड का, बाकी चीज़ें जो कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर भी काफ़ी सारा मार्जिन है। फिर है कि उनको अच्छा खाना खिलाएं। अच्छा, लेकिन अच्छे में असराफ नहीं है, वो अगले आगे आएगा कि असराफ की इजाज़त नहीं। अच्छे का मतलब ये है कि जो भी आपके घर में रूटीन है, नहीं उससे थोड़ा हट के, रूटीन से थोड़ा स्पेशल कर दें। और एक ये है कि मेहमान को आप टाइम दें। अब देखें ना, मेरे गेस्ट आ गया, मैंने उनको गेस्ट रूम में बंद कर दिया और टाइम खाना दे दिया, तो वो तो समझे फिर होटल पे ही बेचारा रह रहा है। तो मेहमान का राइट है कि उसको टाइम भी दिया जाए। अब आ गया कि मेहमान के फ़राइज़ क्या हैं। तो मेहमान साहब जो है उनके ऊपर फ़राइज़ भी काफ़ी सारे हैं। मिसाल के तौर पर एक तो ये है कि वो मेज़बान की जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत करे, बिल्कुल इस तरह जैसे वो अपनी करता है। देखो ना, फॉर एग्जांपल को डाकू आ जाते हैं, चोर आ जाते हैं, या किसी चीज़ को नुकसान हो रहा होता है, वो देख रहा होता है कि ये नुकसान है, वो कहता है जी कौन सा मेरा घर है। तो ये उसको फ़र्ज करार दिया गया कि जब तुम वहाँ पे रह रहे हो तो ये आपका घर ही है। इस तरह मेहमान की फैमिली उसमें शामिल हो गई। अच्छा, एक उसको ये हुक्म दिया गया, इस्लाम ने कहा कि भाई जिसने आपको रखा है, अपना कंफर्ट आपको दिया है सारा कुछ, उसके लिए आप दुआएं करेंगे। ये मेहमान पे फ़र्ज़ है कि वो अपने मेज़बान के लिए मुसलसल दुआ करे, मेज़बान की फैमिली के लिए करे, और उसके लिए तकलीफ़ का बायस ना बने। लोग तो आजकल मेहमान आते हैं, फिर आप उन्हें जैसे भी सर्व करें, भले आपने अपनी हैसियत से बढ़ के किया हो, फिर दूसरे घरों में जाके जो आपके बारे में बातें करते हैं, तो वो फिर आपकी इज्जत की हिफाजत कैसे करें? वो तो इतनी ज्यादा गॉसिप और चुगलियां और क्या क्या बात है कि वो खाने में ये कम था, ये ज्यादा था, ये नहीं था, वो नहीं था, या मैं तो फलां तरह से कंफर्टेबल था। अगर कोई कमी बेशी रह गई है कहीं, तो फिर मेहमान को भी चाहिए ना थोड़ा सा टॉलरेट जी, करें। बिल्कुल एग्जैक्टली। इस्लाम में देखें ना, ग़ीबत की इजाज़त नहीं है किसी भी सूरत में। और उसमें भी हमने कहा कि ग़ीबत वो है जो एक्चुअली हो बंदे के अंदर कोई खराबी, ठीक है, और बिल्कुल उसको टॉलरेट करना चाहिए। उसके में सारी इस्लाम ने वो अदाब भी सिखाए हैं कि आप किसी की अदम मौजूदगी में क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते। सही। अच्छा, एक आपने इशारा किया था कि मेहमान जो है वो रहमत की बजाय ज़हमत कैसे बन जाता है। ज़हमत जैसे हम कहते थे ना कि एक नहीं टर्म बनी हुई है ना, बिन बुलाए मेहमान। अभी बिन बुलाए मेहमान के वाकई वो होते हैं जो आपको इन्फॉर्म किए बगैर आपके यहाँ आ जाते हैं, स्टे कर लेते हैं, या फिर हमें वो मेहमान पसंद नहीं होते तो हम इसलिए कह देते हैं, जैसे रिश्तेदारों में नाचाकी होती है, हाँ, या बोलचाल कम होती है, इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं होते, तो वो उसी फैमिली से कोई शख्स आ जाता है मेहमान, तो हम कहते हैं हाँ आ गए हैं बिन बुलाए मेहमान। मैं आपको ज़हमत वाले 4-5 वाक़यात बताता हूँ जल्दी जल्दी। हाँ, अच्छा, एक तो देखें ना, ये है जो आपने कहा बिन बुलाए में दोनों चीज़ें शामिल हैं। एक देखें ना, अनवांटेड गेस्ट हैं, आप चाहते ही नहीं मेहमान आए। देखिए, कुछ लोगों ने गाँव में ख़ास तौर पर ये होता है, एक गांव से एक बंदा आ गया शहर में, अब वो बेचारे का 2 कमरे का मकान है, किराए पे लिया हुआ है, 4 बच्चे हैं, बीवी है, पेरेंट्स साथ हैं। अच्छा, वो पूरे गांव ने, बल्कि साथ वाले भी 8-10 गांव ने उसको एक हॉस्टल बनाया होता है, हाँ, जिसका काम है या नहीं है। कई साल से पढ़ने भी जाना, वो कहता लाहौर कोई नहीं, अपने अरशद भाई जो रहते हैं कादरी साहब हैं, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, इस बात का एहसास ही कोई नहीं है कि उनके पास स्पेस है, उनके पास नहीं है। तो एक तो वो अनवांटेड गेस्ट हो गए, और एक देखें ना, अब ये मैं सबको कहता हूँ, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई है, मैंने उसमें ये अर्ज़ किया है कि हम मिलने नहीं जाते, हम छापा मारते हैं। और यकीन कर लें, मेरे पास मतलब रिटायर्ड ऑफिसर, हाजिर सर्विस, और हमारा ये क्लेम है कि हम सबसे पढ़े लिखे हैं, मुकाबला दान है, फिर हमारी ट्रेनिंग सबसे ऊपर हुई है। हमारी ये हालत है तो आम लगाए ना भाई, फ़ोन नहीं करना, अचानक आना है। अच्छा। और बेल, अब देखिए, आपने कहीं डॉक्टर के पास जाना है, या आपके पास एक ही ड्राइंग रूम है, उसमें ऑलरेडी गेस्ट बैठे हुए हैं, मतलब आप उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन में डाल देना है। तो मैंने लिखा है कि इस्लाम सारे का देखे ना एक कंफर्ट है, इस्लाम बुनियादी तौर पर एक दूसरे की सहूलत है। कोई भी आपका रिश्ता है, मेज़बान का, मेहमान का, मियाँ बीवी, औलाद, पड़ोसी, कोई भी हो। अच्छा, एक तो ये मैंने रिक्वेस्ट बार बार की है, और आज प्रोग्राम की वसातत से मैं दोबारा हाथ जोड़ के पूरी कौम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ बता के आया करें, इसमें कोई बेइज्जती नहीं, कोई इंसल्ट नहीं। आपने अपनी बेटी और बेटे के घर जाना हो तो उनसे भी पूछना है कि बच्चे आप किस वक्त कंफर्टेबल हैं, मैं आ जाऊँ, दोनों घरों की इज्जत रहेगी। अच्छा, एक ये है कि मसलन मैंने कारी साहब से कहा कि जी मैं आपकी तरफ आऊँगा, उन्होंने कहा जी आ जाए, मेहमान थोड़ी देर का भी होता है, 4 बजे। अब ज़ाहिर है ये मेरे लिए कोई बिस्किट पैटीज़ वगैरह कुछ बंदोबस्त किया, मैं गाड़ी से उतरा तो 5 मेरे साथ खैर से और भी थे। अब कारी साहब देखे ना मतलब परेशान हाल है कि मैंने तो एक बंदे की चाय का बंदोबस्त किया है। तो ये अगर आपने गेस्ट साथ लेके जाने हैं तो प्लीज़ आप मेज़बान को एडवांस में बताएं कि भाई मेरे साथ इतने लोग भी होंगे। 2 बातें हो गई। अच्छा, एक ये है कि अगर मेहमान की फैमिली पर्दा करती है या इवन नहीं करती, और वो उनका आपका ड्राइंग रूम का सिर्फ ताल्लुक है, फिर आप पे फ़र्ज़ है कि आप उनके पर्दे का खुद ख्याल रखें। अच्छा, मैंने देखा है मिसाल के तौर पर, ये हम बैठे हैं, बिल्कुल इस तरफ घर है,
और उधर जो दरवाज़ा खुलता है ना, कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे होंगे कि बिल्कुल दरवाजे के सामने वाले सोफे पे उन्होंने बैठना है ताकि अंदर के हालात के भी बाद में कोई वीडियो चलानी पड़े। बाकायदा लोग बातें करते हैं, आपको पता है, जाके हम फलां के घर गए, उसकी बेटी ने तो दुपट्टा ऐसे लिया हुआ था, उसकी बीवी ने तो नहीं, वो तो उससे ऐसे पहले बैठी, सवाल वो तो ऐसे बोल रही थी। तो जी, देखिए ना कितनी पर्सनल आप लोगों उससे पे पहले comment। सवाल ये है ना कि आपने उधर देखा क्यों है, यानी हाँ। क्वेश्चन ये है, बिल्कुल। मतलब मैं कहीं भी जाता हूँ तो देखिए ना ऐसी ड्राइंग रूम में सेटिंग होती है कि आपकी बैक साइड घर की तरफ हो, अगर होनी उनकी चाहिए, खवातीन है, कोई भी है, तो आपको नजर ही ना आए। तो ये उस मेहमान साहब के ऊपर फर्ज है वही कि नहीं, वो फिर मेहमान के फराइज में आ अगले गया के ना। पर्दा, जी बिल्कुल, पर्दा और प्राइवेसी का ख्याल रखे। अच्छा, एक ये है कि जी मेहमान को ये भी है कि मिसाल के तौर पर देखें ना, एक गेस्ट मेरे पास आता है और मैं चलाता हूँ रिक्शा। अब मैं रिक्शा चलाऊंगा तो शाम को रोटी आएगी बच्चों की मेरी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, वो कहता नहीं जी मुझे टाइम दे। भाई उसको चाहिए ना कि कहीं मस्जिद चला जाए, पार्क में चला जाए, लाइब्रेरी में चला जाए, कुछ भी कर ले, रिक्शे में साथ ही बैठ जाए, रिक्शे में साथ ही बैठ जाए। लेकिन ये दोनों टैक्सी हो तो 5 बंदे मेहमान ही बैठ जाए। अच्छा, उसमें ये है कि अगले को, मेज़बान को आप टाइम दें कि उसको जो मामूलात हैं ज़िंदगी के, रूटीन है, वो डिस्टर्ब ना हो। किसी ने ऑफिस जाना है, अब देखें ना घर में मसला किसी के मियाँ बीवी है, मियाँ दफ्तर जा रहा है, मेहमान साहब लेटे हुए हैं, तो वो मतलब क्या बीवी बाद में उसको नाश्ते कराएगी? उसको चाहिए ना कि उस टाइम पे उठ के तैयार होके उनके साथ नाश्ता कर ले। बिल्कुल। अच्छा, एक ये है कि बेजा फरमाइशें करना। अच्छा, मसलन देखे ना जी, मैं तो चाय इस तरह की पीता हूँ, ठीक है, मैं तो देसी दूध की पीता हूँ। भाई वहाँ देसी दूध है ही नहीं पूरे लाहौर में, वो कहाँ से आप नहीं लेके आए? तो उससे ना वलैती दूध की पी लें। अच्छा, मैं तो जी फलां चीज़ ऐसे करता हूँ। अच्छा, बाज़ का देखिए ना, एक बंदे ने आपके लिए 5000 का खाना तैयार किया, गरीब आदमी है। अच्छा, हमने एंड में क्या करना है, कैसे बैठे वो जी टिश्यू पेपर देना। भाई नहीं, बेचारे के पास ही याद नहीं रहे, तो आपने सारी चीज़ को जीरो से हाथ धो लें। हाथ धो ले, मतलब आप देखिए, अगर तो पढ़े तो आप ले लें, और अगर नहीं पढ़े तो आप उठ के, मतलब ये इज्जत नफ्स है ना दोनों तरफ से। बिल्कुल। अच्छा, एक ये है कि पुरानी औरतें जब आती थी ना, ये पुरानी खवातीन जब भी मेहमान आते थे, आप बिलीव कर लें, उनके अंदर इतनी मैनरिज्म थी। मतलब ये आप टमाटर छील रही हैं तो वो टमाटर आपके साथ बैठ के छील रही हैं, थोड़ा आपका हाथ बटा देते, हाथ बटाना। अच्छा, भाईजान बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिया, आपको खेलने, अच्छा वो इन्वॉल्व हो जाते थे। मेजबान कहते थे कि ये अल्लाह करे रह जाए, ये ना जाए। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं आपको अर्ज करता हूँ कि एक लड़की हमने जॉब पे रखी। अब ज़ाहिर है देखें ना, अल्लाह ताला ने रुतबे बनाए हैं, एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लाई है। बिल्कुल। और मेरी बेगम साहबा ने उसके लिए चाय बना के लाई, और वो बीवी इस तरह बैठी थी, और वो यहाँ तक लाई है, और उससे इतना नहीं किया कि मैं पकड़ लूँ। होता ना कि बंदा यूं कर ले। तो मैंने कहा बीबी तुम तो मैट्रिक ही रहती, दिल में ही कहा उसको, तो खैर मैंने कुछ नहीं कहा। मतलब देखे ना, जितना मेहमान सहूलत देगा ना मेजबान को, इतना फिर वो अपनी जगह भी बनाएगा, और मेहमान के लिए भी आसानी होगी। इस जनाब गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। कुछ मजीद अहम सवालात हैं, मेहमान के हुकूक व फ़राइज़ और मेज़बान का उसमें क्या किरदार हो सकता है, इस पर बात करेंगे। इस छोटे से ब्रेक पे हमें जाना है, साथ रहिएगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा, बिखर जाऊंगा, आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा, आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। मेरी हर आस की डोरी दर पंजतर से जुड़ी, मेरी हर आस की डोरी दर ज़हरा से जुड़ी, बेखतर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा। आदते नात बहाना है, मेरी
बख्शिश का नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा और इतना तड़पा हूं मदीने की हाज़री के लिए इतना तड़पा हूं मदीने की हाज़री के लिए मैं जी उठूंगा जो मोहम्मद के शहर जाऊंगा इससे बढ़कर नहीं एज़ाज़ कोई और ज़िया लोग तेरा लोग तेरा लोग तेरा ही कहेंगे मैं जिधर जाऊंगा हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। बहुत खूबसूरत, जज़ाकल्लाह सलान कादरी, बहुत ही अच्छा कलाम पढ़ा आपने और बहुत अच्छे तरीके से इसकी अदायगी की। तो जनाब अपने मौजू की जानिब वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे मेहमान के हुकूक व फ़राइज़ और मेज़बान के भी यकीनन इसमें कुछ ना कुछ फ़राइज़ होंगे। राय साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे आजकल लोग बहुत बिज़ी भी हो गए हैं और शायद मसरूफ़ियत से का भी एक अंसर हो सकता है, कहते हैं मिलनसार नहीं रहे। पहले ज़माने में लोग शाम में इकट्ठे बैठते थे, चलो जो बुज़ुर्ग थे, रिटायर्ड थे, वो तो बैठते ही थे, लेकिन जैसे जैसे कोई अपने काम से फ्री होता था तो वो एक बैठक सी लगती थी। लेकिन अब ये कल्चर ख़त्म हो गया, ये माहौल ख़त्म हो गया और ना मेहमान बहुत ज़्यादा कोई आते हैं, ना लोग इतना ज़्यादा एक दूसरे के यहाँ क़याम करते हैं। तो इसकी वजह सिर्फ मसरूफ़ियत है या हम बस एरोगेंट हो गए हैं? नहीं, इसकी वजह एक तो मसरूफियत है और दूसरी इसकी वजह है सोशल मीडिया। देखना, सोशल मीडिया एक पूरी दुनिया है। आप जिस तरह की चाहें, फिर उसको ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता लगता है कि आपको नात पसंद है, गाना पसंद है, क्या उसी तरह की वो वीडियोस और आपकी पसंद की चीज़ें आपको ला के देता है। तो हर बंदा, अब देखिए ना, ये जो चौपाल थी जिसमें लोग इकट्ठे होते थे, हुक्का पीते थे, वो बुनियादी तो भाई ये था ना, कोई खबर शेयर की। अच्छा, अब खबरें हर बंदा देखे ना, ब्रेकिंग न्यूज़ सुन रहा है, उसको ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है, अभी आप तो छोटी थी उस वक्त, ये पीटीवी रात 12 बजे बंद हो जाता था, 3-4 घंटे की नशियात, कौमी तराना चलता था। अच्छा, खबरें 9 बजे आती थी, इंग्लिश की खबरें 6 बजे। अब वो देखे ना, मिनट टू मिनट चल रहा है। इवन रिक्शा भी उल्टना चाहता है तो वो चल जाता है मीडिया पे कि ये एक टायर यूं हो गया है। अच्छा, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर लोगों के पास टाइम की भी किल्लत हो गई और ये लेकिन सारी चीज़ें इसके बावजूद भी मेहमान नवाजी जो है ना, मेहमानदारी अभी भी है। ख़ास तौर पे ये रावलपिंडी में जो लोग रहते हैं ना, हमारे मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए, अच्छा। तो मसलन कोई सिंध का है बेचारा, कोई केपी से, कोई बलोचिस्तान से, पंजाब के बहुत लोग हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, फिर वो सारे सैर सपाटा, क्योंकि मरी करीब है, मतलब वहाँ पे उन्होंने स्टे कर लेना है। देखो ना, जो होटलों में महंगे खर्चे करने हैं, वहाँ से 100 रुपए में मरी घूम घाम के रात को वापस आ गया। अच्छा, फिर जैसे मैंने कहा कि हमारे लोगों को समझ ही कोई नहीं कि मेहमान की लिमिट क्या है। देखो ना, जैसे मुसाफिर, मेहमान के लिए भी कोई वो है, बिल्कुल लिमिट है कि भाई इतने दिन आप क़याम करें तो आप मेहमान हैं और उसके बाद फिर आप क्या है। जैसे नमाज, मैं अर्ज करता हूँ, कसर की नमाज देखे ना, है मुसाफिर पे, और मुसाफिर कब है, जब 14 दिन उसका इरादा हो वहाँ क़याम करने का। 14 दिन ज्यादा होगा तो मुकीम हो जाएगा। अच्छा, जो मेहमान साहब हैं, बेसिकली वो एक दिन मैक्सिमम मेहमान है, फॉर 1 डे। अच्छा, मतलब एक दिन तक आप उनकी अच्छी खिदमत करेंगे, जैसे मैंने कहा ना, रूटीन से हट के। लेकिन उसमें भी जैसे कुरान में आता है ना कि कुलू वशरबू वला तुसरफू,
इन्ना ला युहिब्बुल मुसरिफीन के खाओ और पियो और इसराफ ना करो, यानी ज़्यादा अपनी औकात से बढ़ के जो है ना कि बंदा कर्जा ले ले या पता नहीं क्या से क्या कर दे, वो नहीं करना। रूटीन सेट के करना है तो एक दिन अच्छा उसको एक्सटेंड करके इस्लाम ने कहा कि चलो 3 दिन कर लें, लेकिन थोड़ी सी वार्निंग दे दी साथ मेहमान को। वार्निंग इस तरह दे दी कि जब 1 दिन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसका रूटीन का खाना शुरू हो जाएगा। तो देखें ना, अब अगर पहले दिन गोश्त वगैरह अच्छा पका हुआ और अगले दिन टिंडे पे आ जाता है तो ये उसको वार्निंग है कि भाई अब तुम ना रूटीन में आ गए, पैक शैक की कोई सोचे उस बारे में। 3 दिन के बाद अगर मेहमान स्टे करता है और उस पर आप जो भी खर्चा करते हैं तो आपका सदका है, फिर वो आपका सदका खा रहा है, यानी उसकी कैटेगरी देखे ना चेंज हो गई। तो मेहमान को चाहिए, मैंने कहा हमारा तो ये है कि चलें जी 2 साल का प्लान कर रहे हैं। भाई साहब ने मैट्रिक कर लिया किसी गांव से, उन्होंने कहा जी शहर में क्योंकि आप रहते हैं और आपकी फूफी और उनकी फूफी 7वीं जगह से कोई रिश्तेदारी बनती थी, ठीक है, या कोई रिश्ता हो गया गलती से, ससुराली रिश्ता बन गया, तो उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, उधर अपना घर है, उधर 4 साल माशाल्लाह अगली डिग्री वहां पे कर लेगा। मैंने कहा वो है ही नहीं कि उनकी लड़कियां औरतें कितनी हैं, पर्देदारी के क्या मसाइल है, प्राइवेसी है नहीं है, जगह है नहीं है, उनके माली वसाइल है नहीं है, वक्त क्योंकि थोड़ा कम है, तो मेजबान के क्या फराइज हैं। और एक जो बड़ा खतरनाक सा सवाल मेरे पास है वो है कि किस तरह का वो मेजबान है जिसे दोज़ख की वईद दी गई है। बिल्कुल, ये जो मैंने असराफ का कहा ना, इसी मेज़बान को दोज़ख की वईद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो अपनी औकात से बहुत ज़्यादा करता है। देखिए ना, उसमें फिर क्या होता है, उसमें अल्लाह का हुक्म तो नहीं रहता ना, उसमें उसकी आगे ना अपनी नमूदो बनावट और वो असराफ जो है, मैंने कहा अल्लाह ताला को जो बिल्कुल पसंद नहीं, तो यहाँ फरमाया कि मेज़बान किसी भी सूरत में वो ना करे। अच्छा, मेहमान का एक छोटा सा ये भी है कि मेहमान को जब रुखसत करना हो, बल्कि रुखसती करनी हो बेहतर है, तो उसमें यह है कि फिर आप कम से कम दरवाजे तक जो आपका डोर है अगर आगे तक जा सकते हैं ज़्यादा अच्छी बात है, वरना वो हमारे लोग तो कहते हैं जी इसलिए छोड़ने जा रहे हैं कि आप वापस ना आ जाए। तो मजाक में बात करते हैं, लेकिन ये सुन्नत है। अच्छा, ये सुन्नत है। अच्छा सही। अच्छा, अब जैसे आजकल रमज़ान है और मेहमान चला ही जाता है, कोई ना कोई आ ही जाता है, तो लोगों में ये बड़ी कन्फ्यूजन वाकई पाई जाती है कि यार अब हम इन्हें कोई खाना चाय पानी पूछें या ना पूछें, कि हो सकता है रोजे से हो, और अगर रोजे से नहीं है तो वो गिला ही ना उनके दिल में रह जाए। बड़ा आसान फार्मूला है, देखें ना, मैं बताता हूं, रोजा सिर्फ 2 सूरतों में आपको माफ है, सिर्फ 2 सूरतों में। मतलब एक वो औरत के डेज निकाल दे, मर्दों की बात करें, बाकी एक अब सफर का मतलब लंबा सफर, जी जी। अब ये तो नहीं ना कि साथ वाले मोहल्ले से कोई 2 किलोमीटर से आ रहा है। अच्छा। और दूसरा शदीद बीमारी, तो आपको पता होता है कि ये मेरा गेस्ट अगर तो आ रहा है 300-400-500 किलोमीटर से, तो आप उससे बिला तकल्लुफ़ पूछें जी, क्योंकि आपने सफर की है, अल्लाह ने आपको इजाजत दी है, तो आप एग्जैक्टली आपका रोजा नहीं है, एक ही शहर से अगर आए तो फिर हाँ उसको तो पूछना नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं पूछना। या अगर वो बहुत शदीद बीमार है, हाँ अगर तो फिर एक्सेप्शनली पता चल जाता है। लेकिन अगर ये है कि वो खुद कहे जी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, रोजा नहीं रखा, लेकिन उसका भी ये है कि रोजेदारों के सामने देखे ना, हम तो 4-5 बजे शदीद गर्मी के दिनों में भी, मैंने कहा खवातीन को कहते हैं जी आप अफ्तारी बनाएं। अच्छा, अब उसकी खिदमत खातिर फिर उससे ना कराए ना जिसको ऑलरेडी रोजा है, उसको कोई चीज उतनी दे दें कि उनका काम, फ्रूट हो सकता है, कोई जूस हो सकता है, इस तरह कर। देखिए इस्लाम सारे का क्रक्स क्या है, जितनी हमने बातचीत की वो सहूलत, एक दूसरे को फैसिलिटी देना, कंफर्ट देना, ये जितनी बातें हमने की हैं अब तक, हमारी अपनी लाइफ में कितनी कंफर्ट आ जाए। देखिए हमारे लोगों को, देखिए मैं आपके 10-20 सेकंड ले रहा हूँ, देखिए हमें सेंस कितनी है बात करने की। एक बंदा आपसे मिलने आया, वो कहेगा जी मैं गुजर रहा था, मैंने सोचा आपसे मिलता जाऊं। सही। भाई आपने क्या सोचा, अब हमें ज़कात देने आ रहे हैं यानी आप कहें जी मेरा बड़ा दिल कर रहा था, मैं स्पेशल अब ना मैं गुजर रहा था, मैंने कहा चलो आपसे मिलता ही जाओ, बाय द वे मिल लिया। हाँ ऐसे ही। अच्छा, फोन उधर आके करेंगे घर के पास, बंदा कहता है भाई ये चलते हुए कॉल करनी थी, तो ये अगर थोड़ी सी आप कोऑर्डिनेशन अपनी बेहतर कर लें, एडवांस बता दें, तो बहुत दोनों घरों की सहूलत, दोनों घरों की, बल्कि दोनों पार्टीज की सहूलत हो जाएगी। जनाब एक छोटी सी ब्रेक पे हमें जाना है, ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे बहुत ही माहिर सेहत और मौलेज हैं, और किचन में भी हमारी जो शेफ़ हैं वो पहुंच चुकी हैं, उनसे जानेंगे ब्रेक के बाद कि आज का मेन्यू क्या है। साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पयाम रमज़ान में हमारा आपका साथ जारी है जनाब, और जैसे जैसे वक्त आगे आगे बढ़ता जा रहा है, इफ्तार में वक्त कम रहता जा रहा है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि इफ्तार का काउंट डाउन शुरू होता जा रहा है। तो राय साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं, मेहमान नवाजी और मेहमान के हुकूक व फ़राइज़ पर बात हमारी जारी थी, कुछ मज़ीद बात भी करेंगे इस हवाले से। हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर मोहसिन रियाज साहब, आप नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, और उनसे हम जानेंगे कि माह रमज़ान में वो क्या खुराक, क्या हिस्सा हो सकता है, वो क्या अज्जा हो सकते हैं जो एक आम इंसान को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ख़ासकर वो लोग जो किडनी से डायबिटिक के पेशेंट्स हैं, उन्हें कितना उससे नुकसान पहुंच जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि रूटीन में हम वो चीज़ें नहीं खा रहे होते, वो चीज़ें नहीं ड्रिंक्स में यूज़ कर रहे होते जो हम रमज़ान में खाना पीना शुरू कर देते हैं।
तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। जी थैंक यू। आपके तवज्जुह से हम आज चाहेंगे कि हमारे जो आम लोग हैं, आम आवाम हैं, उन्हें पता चल सके, खासकर वो लोग जो किडनीज़ या शुगर के हेल्थ इशू को फेस कर रहे हैं इस वक्त, तो रमज़ान में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो अवॉइड करें, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो इस्तेमाल करें तो वो रोज़े भी रख सकते हैं और उन्हें कोई तकलीफ़ भी ना पहुँचे इतनी। जी थैंक यू। ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है आजकल का जो हमारा चल रहा है एक सीज़न, उसके अंदर। अब उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो पानी का मिकदार है ना उसको हमने कंट्रोल करना है। अच्छा। मतलब डायबिटिक पेशेंट्स हैं या किडनी के पेशेंट्स हैं, उसमें जो पानी की मिकदार है उसको हम एडिक्वेट रखते हैं, इवन हेल्दी जो लोग हैं उनके लिए भी। सही। मतलब कि ऐसा जो शख्स है जो बिल्कुल हेल्दी है उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट को 3 से 3.5 लीटर पानी वो पिए। अच्छा। अब वो ओबियसली सारा पानी एक दफ़ा तो नहीं पी सकता, तो मतलब जो टाइम हमारा इफ्तार से लेके सहरी के वक्त का है उसके अंदर उसको हम डिवाइड करके वी कैन यूटिलाइज़, उसके अंदर वो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जो पेशेंट हमारे गुर्दे के हैं उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं। मतलब जैसे हम कहते हैं जी कि आपने अगर रोज़ा रखना है तो आपका कोई लिमिट है, कोई 1 लीटर की, कोई 1.5 लीटर की है, उसको हमने मेंटेन करना है। तो वो फिर उसको हम बस यही बताते हैं कि आपने जो ज़्यादा पानी पीना है, आप तो अगर उसको आप डिवाइड करें 2 हिस्सों में, आधा आप सहरी के टाइम लें, आधा आप जो इफ्तारी के टाइम लें। सही। फिर अब इसमें जो खाने पीने का जो सबसे जो ज़्यादा एक हमारा एक प्रॉब्लम है वो मतलब जो तली हुई चीज़ें हैं, अनफॉर्चुनेटली वो मतलब उसका जो है ना इस्तेमाल रमज़ान में पीक पे होता है। पीक पे होता है। मतलब हम सारा साल पकोड़े नहीं खाते, रमज़ान में खाते हैं, में खा रहे होते हैं, फ्राइड चीज़ें भी खा ली, दही बड़े भी खा लिए, उसके बाद फिर जो है सारे साल समोसे नहीं खाने, लेकिन रमज़ान में सारे समोसे खाने, उसके बाद इफ्तारी नहीं होनी। तो इसी तरह जो हमारे जो ड्रिंक्स हैं उसके अंदर शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो मेरा जो ख्याल है, जो मेरा मतलब मशवरा है वो ये है कि आप जो प्लेन वाटर है ना, सादा पानी, वो दैट इज़ द बेस्ट ड्रिंक। आप उसके ऊपर फोकस करें। अगर आपने मतलब जायका चेंज करना है तो जस्ट यू कैन टेक अ हाफ ग्लास में भी, लेकिन मतलब अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हैं मतलब किसी ऐसे ड्रिंक से जिसमें शुगर है, मतलब आपको 2-3 ग्लास तक ये भी नहीं गए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आमतौर पे कहते हैं कि आपकी शुगर बड़ी लो हुई होती है, जिस समय 13-14 घंटे का रोज़ा 15-16 में रहा है किसी जगह पे, तो उसके लिए या तो फिर आप खजूर खाएं या फिर ये है कि शुगर इनटेक लें आप? नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपने खजूर खा ली, वो आपने ले लिया। उसके अलावा जो जिस्म के अंदर अपना जो होता है ना निज़ाम, मेटाबॉलिक जो सिस्टम है वो लेवल को मेंटेन करता है। सिर्फ उन पेशेंट्स में प्रॉब्लम आती है जो डायबिटिक है, उनके अंदर हो सकता है कि अगर उन्होंने सुबह के टाइम इंसुलिन की डोज को ज़्यादा ले ली है तो वो उसमें शुगर लो हो जाए। अदरवाइज एक जो हेल्दी पर्सन है उसके अंदर जो लेवल है वो जो अल्लाह ताला का ऐसा कि निज़ाम है खुद ही मेंटेन रहता है। सही। ठीक है, यू फील लो, डेफिनेटली आपके अंदर वो एनर्जी लेवल नहीं होता जिसको हम रिलेट करते हैं जी कि शुगर लेवल कम हो गया, लेकिन वो उसका ये मतलब नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा जो चीनी का इस्तेमाल करते हैं। पिछले दिनों बड़ी वायरल हुई थी पकौड़ों के बारे में, वो लगता है किसी पकौड़े बनाने वाले ने किया था। उन्होंने कहा जी एक पकौड़े में कोई 12-13 कैलोरीज होती हैं और 3-4 खा भी लें तो ये तो बड़ी हेल्दी। नहीं ऐसा नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि कम कैलोरीज होगी पकौड़े में। मतलब एक समोसे के लिए आपको 7 किलोमीटर चलना पड़ता है, तो आप पकौड़े का उससे हिसाब लगा लें कि कितना चलना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि उसमें बेसन है, उसमें फिर कुछ सब्जी है, ऑयल है, नमक है, मिर्च है, तो हर चीज के अपने कंपोनेंट्स हैं, उसकी कैलोरीज हैं अपनी, शायद 100 कैलोरीज होती हैं। फिर जो आपने कहा ना कि ये सारा कुछ हम मिक्स कर देते हैं, मतलब उससे भी तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। 15-20 चीजें इकट्ठी खा लेते हैं। जी बिल्कुल। अब इसमें एक जो चीज़ है जो इसमें हाईलाइट करनी है, जो फ्रूट चाट है हमारी। अब फ्रूट चाट के अंदर सिर्फ फ्रूट नहीं होता, उसके अंदर बहुत कुछ डला होता है। उसमें क्रीम भी डली होती है, उसमें चीनी भी ऐड होती है, उसमें आर्टिफिशियल जो जूसेस भी डले होते हैं, उसको भी थोड़ा सा ना देख बाल का लिमिट करके खाना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना अननोइंगली हमारी जो है ना वो मेटाबॉलिज्म को भी हाई कर रही होती हैं, उसका जो है ना शुगर लेवल को ख़राब कर रही होती हैं, और ओबेसिटी जो है ना आपको देखें कि बहुत सारे हमारे जो है ना दोस्त हैं जिनका वज़न बढ़ जाता है रमज़ान के बाद। मेरा अपना 2-3 किलो तो बढ़ चुका है। अच्छा, हर रोज़ ना हम अफ्तारी से पहले पता ना अफ्तारी से पहले हमको ऐदो पैमान करते हैं कि भाई आज बिल्कुल ये करना है, अमल दरामद करेंगे, ये नहीं खाएंगे। जब वो सामने चीज़ आती है ना, बंदा कहता है जी कल से इंशाल्लाह स्टार्ट ले लेंगे। बस ये तरीका बताएं। ये हर घर की कहानी है। 10 रोज़ों के बाद इंसान सोचता है अच्छा यार क्या थोड़े रोज़े ही है ना, बाद में रमज़ान के बाद फिर ईद भी है ना, तो फिर ईद के बाद अब देखेंगे। बस फिर ये ना ये कॉमन प्रॉब्लम ऐसे ही चल रहा होता है। वही ना, ये फिर सारा साल चलता रहता है, कोई ना कोई हम बहाना जवाब अपने आप को देते रहते हैं कि सब अब तो ये इवेंट है, अब फिर छोटी ईद है तो बकरा ईद है, तो उसमें भी बदपरहेजियां होने, तो चलो बाद में हमने नमाज भी शुरू करनी हो तो जुमा या पहली तारीख हमने बनाई होती है ना कि फलां डेट से शुरू करेंगे। नहीं मैं नमाज का तो ये नहीं कह सकती, पता नहीं कौन लोग सोचते होंगे वैसे लोग। नहीं कई लोग ऐद जब करते हैं ना कि अब पक्का ये काम करना है, कोई नया इवेंट स्टार्ट करना पहले कहता है फलां टाइम से ना वो वहाँ से स्टार्ट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनकी बात की कि मीठे का वो तनासुब कैसे बैलेंस रख सकते हैं। जो किडनीज़ के पेशेंट हैं उनका पानी का तो ऑलरेडी उनके पानी के इंटेक का प्रॉब्लम होता है, हो सकता है वो यूरिन पास आउट ना कर पा रहे हों खुद से, तो फिर वो पानी का तनासुब कैसे रखेंगे, रोज़ा भी रख पाएँ?
लेकिन यूजुअली ना उनको पता होता है, जैसे हमारे पेशेंट हैं जो उसके ना डिफरेंट स्टेजेस हैं किडनी के, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, 3 है। जो स्टेज 3 तक के पेशेंट हैं उनमें तो यूजुअली प्रॉब्लम नहीं आता। जो स्टेज 4 के पेशेंट है उसमें यूजुअली हमने उनको पहले बताया होता है कि आपने 1 लीटर पीना है या आपने 1.5 लीटर पीना है, डिपेंडिंग अपॉन कि सिर्फ गुर्दे का मसला ही चल रहा है या साथ में उनको कोई और प्रॉब्लम भी चल रहा है। तो वो फिर उसको हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब उनको बता देते हैं कि अगर आप टोटल आपके 4 गिलास का इंक्रीमेंट है, 2 गिलास आप सहरी के टाइम ले लें या 2.5 गिलास आप सहरी के टाइम ले लें ताकि सारा दिन आपको गुजर जाए, और फिर कुछ आप अफ्तारी के टाइम ले लें। तो उसको ऐसे डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड करके ताकि कंफर्टेबली वो। चलिए जनाब, रमज़ान बाज़ार के जाने पड़ते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। रमज़ान बाज़ार में इस वक्त मौजूद है तलहा मखदूम। तलहा, बताइएगा, आज दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, आज 11 रमज़ान है, तो क्या बाज़ारों की सूरत हाल है? जो गिरां फरोश हैं, मुनाफाखोर हैं, वो अभी तक सरगर्म हैं या अभी उन पर कोई पकड़ हो सकी? जी बिल्कुल, दूसरा अशरा जो है वो आज शुरू हो चुका है। कल है वो अशरा ख़त्म हुआ, लेकिन जो है वो शहरी इंतज़ामिया की जानिब से अगर बात करें तो मुसलसल गिरां फरोशों के खिलाफ दावे किए जा रहे हैं कि यौमिया लाखों रुपए जो है वो उन पर जुर्माना किया जा रहा है गिरां फरोशों पे, जबकि जो है वो 200-250 यौमिया गिरां फरोश जो है वो गिरफ्तार भी किए जा रहे हैं, उन पर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं भी शहरियों को रिलीफ मिलता जो है वो नज़र नहीं आता। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो रफाई और फलाही इदारों की जानिब से बचत बाजार लगा दिए गए हैं, वहाँ पर तो शहरियों को रिलीफ मिल रहा है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से सरकारी सतह पर कहीं भी जो है वो कोई बचत बाज़ार या कोई बचत मार्केट जो है वो नहीं लगाई गई है जिसमें जो है वो शहरियों को किसी किस्म का रिलीफ मिले। फल की कीमतें हो, सब्जियां हो, कपड़े हो, ग्रॉसरी हो, कहीं भी किसी भी अशिया पे चले जाएं आप जो है वो उनको ज़ायद कीमत में मिलती है। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ नुमाइश चौरगी पे, जहाँ पे जो है वो एक फलाही इदारे की जानिब से एक बचत बाज़ार लगाया गया है, जहाँ पे जो है वो तमाम, अगर मेरे कैमरामैन इस तरफ दिखा सकें कि ग्रॉसरी आइटम है, जहाँ पे शहरियों को 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का जो है वो रिलीफ मिल रहा है। इसी के साथ जो है वो दालें हैं, आटा है, चीनी है, दीगर जो है वो अशिया हैं, उन पे जो है वो तकरीबन काफ़ी हद तक जो है वो शहरी को रिलीफ फराम किया जा रहा है। 50 रुपये से लेकर 100 रुपये तक शहरी को कहना है कि हमें फ़ी किलो पे यहाँ पे बचत मिली है, लेकिन सरकारी सतह पर कहीं भी कोई भी जो है वो रिलीफ फराम नहीं किया जा रहा। इस तरह के बाज़ारों में देखा जा रहा है कि शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो ख़रीदारी करती हुई नज़र आती है, लेकिन सरकारी सतह पर कोई भी इंतज़ाम अब तक नहीं किया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तलहा, आगाह कर रहे थे। तो जनाब, रमज़ान बाज़ार की सूरत हाल जो है वो तो हमने मुलाहिज़ा की कि किसी प्राइवेट एनजीओ की जानिब से या मुखैर हजरात की जानिब से एक सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया गया है, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं किया गया और ना ही गिरां फरोशों पर कोई चेक एंड बैलेंस रखा गया है। अफसोसनाक सूरत हाल है। राय साहब, मुश्किल नहीं हो जाता? हम तो वैसे मेहमान नवाजी पे बात कर रहे थे, फिर रमज़ान में पाकिस्तान में वैसे भी हमारा कल्चर है कि चलो एक दूसरे को इफ्तार पे इन्वाइट कर लेना, फिर अब आप इफ्तार या सैर पे इनवाइट कर रहे हो, ऊपर से महंगाई इतनी है, अब क्या कहाँ जाए मेहमान नवाजी, क्या करें हम? बस वो जो पहले हमने बात डिस्कस की है ना कि अगर आप इतदाल में रहेंगे ना, इस्लाम बेसिकली बैलेंस का नाम है। जैसे हमने कहा ना, हकूक व फ़राइज़, एक का हक है तो दूसरे का फ़र्ज़ है। अच्छा, अब देखिए हमारे इफ्तार डिनर्स ये जो हो गए, ज़्यादातर हमारे 90% आप देखेंगे वो PR के लिए, बिज़नेस के लिए या नमूदो नुमाइश के लिए, उसके अंदर वो खलूस और अखलास है नहीं। लेकिन अगर अफ्तारी प्रॉपर अब ये समझ के कराएं कि ये सवाब का काम है, और हदीस में आता है ना कि उतना ही सवाब जितना रोज़ादार को है उतना ही अफ्तार कराने वाले को है, लेकिन अल्लाह ताला उसका तकसीम नहीं करता, अपनी तरफ से उतना अता फरमा देता है, तो उसका फ़ायदा है। जब उसमें असराफ आ जाएगा, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि खाओ और पियो, कुरान की आयत है, और असराफ ना करो, और अल्लाह ताला बेशक असराफ करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। और मेहमान और मेज़बान के तो इस हद तक फरमाया ना कि वो दोज़खी है, अगर वो असराफ में पड़ जाता है मेज़बान जो है तो उसको दोज़ख की वही सुनाई गई। तो बेसिकली बैलेंस है। अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा सा मैं प्राइस के बारे में भी, जी बताएं। टाइम है आपके पास? हाँ जी है टाइम, बिल्कुल। देखिए, प्राइस का मसला ये है कि ये जो भाग दौड़ है ना पूरे पाकिस्तान में चल रही, इससे प्राइस कंट्रोल आप कर ही नहीं सकते। अच्छा, देखिए ना, प्राइस कंट्रोल में 3-4 बुनियादी चीज़ें हैं कि आपकी सप्लाई कितनी है और डिमांड कितनी है। जी बिल्कुल। देखिए ना, वही टमाटर होते हैं 50 रुपए किलो, वही होते हैं 400 रुपए किलो। तो दुनिया में सप्लाई, डिमांड सप्लाई से सारी चीज़, प्राइसेस जो है ना वो तय होती हैं। आपको याद है ये मोबाइल फ़ोन जब शुरू में आए थे, इसकी इनकमिंग कॉल के पैसे होते थे। हाँ बिल्कुल, मतलब एग्जैक्टली। अच्छा, अब देखें ना, ये पैकेजेस तरले, उसकी वजह कि कंपटीशन आ गया ना कि आपके पास एक कंपनी है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है। अच्छा, ये जो है ना कि एसेंशियल आर्टिकल्स को आप सिर्फ मैजिस्ट्रेट भेज के मौके पे कर लेंगे, ये उसका एक पार्ट है। अच्छा, आपको पता है आपकी जो रेट लिस्ट बनती है, ये पूरे पाकिस्तान में कुछ एक्सेप्शंस छोड़ दें 2-4%, बाकी सारी 2 नंबर होती है। सही। यानी मैजिस्ट्रेट क्या चेक करेगा? मैजिस्ट्रेट या इवन आप गाहक हैं, आप चेक करेंगे प्राइस लिस्ट के मुताबिक है। अगर प्राइस लिस्ट ही 2 नंबर है, वो गलत है और जाली है,
मेरे पास कुछ पड़ी हुई है डेटा इस तरह का कि मतलब 50 रुपए आलू थे तो अगले दिन 25 रुपए हो गए, वो हो नहीं गए, वो पिछले दिन भी 25 थे एक्चुअली। अच्छा। वो 50 वाली ये रिश्तेबाज कर शाम को तैयार हो जाती है, हालांकि मंडी में टाइम होता है सुबह के टाइम पे। सही। तो इस पे गवर्नमेंट को ना एक बड़ी लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेटजी अगर गवर्नमेंट बनाए, सब्जी और फ्रूट की जो प्राइसेस हैं, ये सुन के आप खुश हो जाएंगी, 40% प्राइसेस एक दिन में कम हो सकती हैं। एंड आई हैव डन इट प्रैक्टिकली, यानी ये मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, मेरे पास कागज़ पड़े हैं कि ये बिल्कुल डूएबल काम है, लेकिन इसके लिए बैठ के पॉलिसी बना के सिर्फ भाग दौड़ से नहीं होगा, सोच समझ के होगा। सही होगा। तो डॉक्टर साहब जैसे किडनीज की बीमारी आप तो डेफिनेटली, अच्छा क्या इसके असबाब होते हैं और किस स्टेज पे आके पता चलता है कि किडनीज ख़राब हो गए हैं या वाकई अब डॉक्टर के जाना चाहिए, या हमारी आवाम में क्या रुझान है कि हम पहले इग्नोर करते रहते हैं और देसी टोटके घरेलू टोटके दम करा लिया ये जी, वो। ऐसे ही है बिल्कुल। अब इसमें ना जो अगर तो किडनी स्टोन है तो किडनी स्टोन तो प्रेजेंट करता है, वो तो अपना आप बता देता है कि मैं मौजूद हूँ। सही। लेकिन किडनी स्टोन के अलावा जो बाकी बीमारियाँ ना किडनी की, वो बिल्कुल नहीं पता चलता, वो काइंड ऑफ इट इज़ कह लेंगे उतना साइलेंट किलर किडनी डिजीज़ है। अच्छा। अब उसमें जो सबसे जो यूजुअल अलामात आती है ना, वो आती हैं जैसे आपका वीकनेस, जिसको कहते हैं कि वीकनेस हो गई है, हिलने का खाने पीने का दिल नहीं कर रहा, फिर आपकी जो एक्टिविटी है वो कम हो गई है, मतलब अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑल ऑफ अ सडन आपको लगता है बस नहीं, अब एक्सरसाइज नहीं करनी, वॉक कर रहे हैं, वॉक का ड्यूरेशन कम हो गया है। अब ऑफिस जा रहे हैं, 2 जो स्टेज चढ़ रहे हैं, आपका दिल नहीं कर रहा कि यार मैं एलिवेटर से चला जाऊँ, तो ये ना इनिशियल स्टार्ट है। फिर खाना पीना कम हो गया है। अच्छा। ये चीज़ें ना बिल्कुल जो वेग से सिम्टम्स हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। अगर स्पेसिफिक भी आए तो फिर यूजुअली जो ना यूरिन के सिम्टम्स आते हैं कि पेशाब में झाग बनना शुरू हो गई है, पेशाब का जो है क्वांटिटी कम हो गई है, या किडनीज में दर्द नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दर्द सिर्फ उस टाइम पे होगी जब जो पेशाब का फ्लो है, यूरिन का जो फ्लो है, उसमें कोई रुकावट आएगी। अगर उसके फ्लो में कोई रुकावट नहीं आएगी तो किडनी में पेन नहीं होती, किडनी में पेन रिसेप्टर्स नहीं होते। अच्छा। किडनी के जो बाहर झिल्ली होती है उसको पेन रिसेप्टर होते हैं, वो उस टाइम पे उस पर असर आता है जब उससे सोज पड़ती है। सही। जब उस सोच का पड़ती है, जब आगे उसको रुकावट आएगी, बैक प्रेशर आएगा, सोच पड़ेगी तो पेन होगी, वरना पेन नहीं होगी। अच्छा। तो ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन है कि मेरे पास मतलब पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं हमें तो कभी गुर्दे में दर्द भी नहीं होता, ये कैसे हो सकता है? तो उसकी वजह ये है। इसका टेस्ट वगैरह कोई, अच्छा जैसे शुगर का हम ऐसे नॉर्मल 3-4 महीने बाद टेस्ट करवा लेते हैं, इसका भी कुछ इसमें यूरिन का टेस्ट, यूरिन का किडनीज के जो स्टोन्स हो जाना और वो एक से ज़्यादा भी हो जाते हैं, इसकी क्या वजह होती है? क्या हम गंदा पानी पी रहे हैं या बाजार के खाने खा रहे हैं जो साफ़ नहीं है, हाइजीनिक नहीं है? और फिर स्टोन की सूरत में तो दर्द होता है किडनी में। स्टोन, मैं अब दो क्वेश्चन है आपके। पहला क्वेश्चन तो ये कि स्टोन बनते क्यों है। अब जो स्टोन है ना, अब अगर जो इंटरनेशनल डाटा है वो ये है कि हर 10 में से एक पेशेंट जो है बंदा है उसको स्टोन होता है। अच्छा। और तकरीबन जो आप कह लें कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो अननोइंग, उनको पता ही नहीं होता स्टोन बना, ज़िंदगी में एक दफ़ा स्टोन बना, निकल गया, पता भी नहीं चला। अच्छा। अब दूसरी बात है कि स्टोन 2 किस्म के होते हैं। एक स्टोन वो होते हैं जो रुकावट कर रहे होते हैं, एक वो होते हैं जो रुकावट नहीं कर रहे होते। सही। जो रुकावट करते हैं उसमें पेन होती है, जो रुकावट नहीं करते हैं उसमें पेन नहीं होती। और जो हमारा जो एरिया है ना अक्रॉस द वर्ल्ड, जो पाकिस्तान है, उन एरियाज़ के अंदर है जहाँ पे किडनी स्टोन बहुत ज़्यादा है। अच्छा। मतलब इसे ना एंडेमिक एरिया है, एंडेमिक है जहाँ पे हमारे स्टोन्स बहुत ज़्यादा हैं। डाइट की वजह एरिया का है, इट इज़ एरिया पानी की वजह से ज़्यादा। अब पाकिस्तान में भी अगर आप कुछ आप साउदर्न पंजाब में चले जाएँ, झांग वाली साइड पे चले जाएँ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोन्स है। ज़्यादा तो पानी का जो इनटेक है ना उस पर डिपेंड करता है। सही सही सही। अच्छा, ये गुर्दों की बीमारी जो है ये इनहेरिटेंस में भी होती है लोगों के, या ये ट्रांसफरेबल होती है या नहीं? कुछ बीमारियां हैं जो इनहेरिटेड होती हैं, मतलब ये नहीं होता कि पेरेंट्स को है तो बच्चों को हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। इसको हम कहते हैं फेमिलियल कंजेनिटल। अच्छा। कि ड्यूरिंग द जब बच्चा पैदा हुआ है उसके बाद उसमें कुछ शुरू में ऐसे कोई डिफेक्ट्स आए हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आगे चलना शुरू हो गए। जैसे जो फिल्टर्स होते हैं किडनी के फिल्टर्स काम करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता गुर्दे का साइज श्रिंक हो जाता है। अच्छा। अगर आप देखेंगे आपको बाज़ को तो ऐसे यंग लोग मिलते हैं, 19-20 साल के बच्चे मिलते हैं जिनमें ये किडनी का साइज श्रिंक हो गया, तो इसका मतलब है कि वो पहले से उनको प्रॉब्लम चल रहा था। सही। फिर इसी तरह बच्चों के अंदर ये प्रोटीन का ज़ाया होना एक बहुत कॉमन बीमारी है, तो वो बच्चों में हो जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पेरेंट्स में है तो बच्चों में ज़रूर होगी। सही। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जिन पेरेंट्स के अंदर डायबिटीज़ है उसमें आगे जो बच्चे हैं उनके अंदर रिस्क ज़्यादा है किडनी डिजीज़ का। अच्छा, डायबिटीज़ जो है वो हेरिटेड हो सकती है। इसी तरह जिन फैमिलीज़ के अंदर किडनी डिजीज़ रन कर रही है उसमें रिस्क ज़्यादा है, लेकिन इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल कि उसको होगा ज़रूर। सही। तो इसलिए जिन फैमिलीज़ के अंदर किडनी डिजीज़ का हिस्ट्री है उनको ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत है। एक और छोटा सा सवाल, ब्रेक पे जाना है मैंने ये भी ऐसी भी केस स्टडी सुनी है कि कुछ लोगों ने डाइटिंग की वेट रिड्यूस करने के लिए, उनके भी किडनीज खराब हो गए, तो ये किस सूरत में होता है? उसमें 2 चीज़ें हैं। एक वो खाली डाइटिंग नहीं होती,
उसमें साथ में मेडिसिन यूज़ करते हैं। ओके। सेकेंडली ये कि डिहाइड्रेशन हो सकती है। अच्छा। इसके अलावा सिंपल डाइटिंग से कुछ नहीं होगा। एक क्विकली अगर टेस्ट का भी काइंडली बता दें कि एडवांस टेस्ट कैसे यूरिन टेस्ट, सबसे पहले यूरिन टेस्ट है और एक ये उससे महंगा है, सस्ता है? बिल्कुल सस्ता है, ये मतलब 300 रुपये का हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक ब्रेक की जानिब जनाब हमें बढ़ना है। डॉक्टर साहब ने बहुत ही मुफीद मशवरे भी दिए, एडवाइजेस भी दी कि पानी एकदम एक तो बहुत ज़्यादा ना पिएं, जो आम लोग भी हैं भले वो बीमार हैं या नहीं, तो अपनी जो डाइट है वो रोज़े में उसको बिल्कुल बैलेंस रखें, आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें ना खाएं, बिल्कुल फ्राइड या ठंडी या खट्टी बाजार की चीज़ें और सब चीज़ें एकदम भी ना खाएं जो कि आपके लिए बीमारी का बाइस बने। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद किचन में भी जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। क़याम रमज़ान में खुश आमदीद जनाब। हमारे किचन से तो बहुत ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही हैं, महविश जो हैं वो इस वक्त फुल एक्शन में दिखाई दे रही हैं किचन में। तो सबसे पहले फिर महविश के पास किचन में चलते हैं। महविश अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आई एम गुड, ऑल थैंक यू। अच्छा जी बताइए क्या मेन्यू आज का? खुशबुएँ तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की भेज रही हैं हमारी तरफ। बिल्कुल, आज मैं बना रही हूँ पोटैटो चीज़ी कटलेट हैं और उसके साथ मैंने बनाया है स्वीट में स्ट्रॉबेरी बनाना मूस है। ओके। और जो हमारा ड्रिंक है वो है पीना कोलाडा। ओके। और हमने आज एक नई रेसिपी बनाई है कनौर नूडल्स के साथ, अल्फ्रेडो कनौर नूडल्स। वाह भाई, अच्छा अभी तक तो अल्फ्रेडो पास्ता सुना हुआ था, आज ये कुछ नया होने जा रहा है। बिल्कुल, इसका आज मतलब हमने है। कनौर के नूडल्स के साथ अल्फ्रेडो पास्ता बनाया। अच्छा ज़बरदस्त। अल्फ्रेडो सॉस में ओके, कनौर के वो नूडल्स हमने, ऐड। ठीक है, सही हो गया। तो ये आपकी अपनी रेसिपी है या अभी कनौर ने आपको दी है? नहीं, ये मुझे कनौर ने दी अच्छा, है, वाह, लेकिन जबरदस्त। मैं तो खुद भी ये देख के जरा सरप्राइज हो गई कि वाह। इस नूडल्स के अंदर भी ये वाला पास्ता बन ये सकता है, लेकिन पास्ता बहुत बन मजे का सकता है। बना। चलें, गुड यार। और जनाब ड्रिंक्स में आपके पास पेप्सी है और पेप्सी सैब्रोसो है से आज और- आप क्या कर रही हैं? जी, सैब्रोसो के साथ क्या कर रही हैं आज आप? सबरोसो के लिए मैं आज बना रही हूँ ये जो नगेट्स है इसको फ्राई कर रही अच्छा, हूँ। ओके ओके ओके। तो आज आप 3-4 महाजों 3-4-5 चीज़ें बना रही हूँ। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। तो देखते हैं आज भी आप कामयाब होती हैं। इंशाल्लाह। पहले से किचन समेट लेती हैं हाँ, अभी इंशाल्लाह, मेरे इंशाल्लाह। आने पे समेटती हैं। चलिए जी, महविश तो आज अपने काम में बिजी हैं और 4 to 5 टारगेट्स हैं उनके पास। उन्हें आज एक लंबी लिस्ट है जो तैयार करनी है, तो देखते हैं वो कितना टाइम लेती हैं इसमें। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनकी जाने पड़ते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक एवरेज जो पेशेंट है, मैं किस तरह से ये क्वेश्चन कन्वे करूँ, खुदा न खास्ता कोई शख्स गुर्दों की बीमारी में मुब्तला होता है या इनिशियल स्टेज पे है, अच्छा क्या ज़रूरी है कि इनिशियल स्टेज पे पता चल जाएगा, या कि जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत ही माइनर से सिम्टम्स होते हैं, किडनी में दर्द ही नहीं होता, तो कैसे वो बंदा समझ पाएगा कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम है? तो क्या खुदा न खास्ता किसी ख़तरनाक स्टेज पे आकर पता चलता है कि मैं गुर्दों के मर्ज़ में मुब्तला हो गया हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, पता चल जाता है। बहुत सारे लोगों को ना क्लूज़ मिल जाते हैं। जो लोग थोड़े विजिलेंट होते हैं ना, वो उन क्लूज़ को पिक कर लेते हैं। अच्छा, जैसे आपको मैंने कुछ एक वेग सिम्टम्स बताए, किसी को हुए, उसने वर्कअप करवाया, पता चल गया। ठीक। फिर बहुत सारे जैसे पेशेंट हैं हल्की फुल्की कोई पाँव में सो जाए, उससे पता चल गया। जो पेशेंट किसी के फॉलोअप पे होते हैं, जैसे मतलब कोई डायबिटिक पेशेंट हैं, अब उनके फिजिशियन रेगुलर चेकअप के पास करवा रहे हैं, वो टेस्ट करवाते रहते हैं, उसमें पता चल जाता है। फिर इसी तरह बाज़ का ऐसा होता है कि हमारे पास कई जो केसेस ऐसे हैं, जैसे किस मेडिकल कॉलेज के एडमिशन टेस्ट हैं या कहीं भी किसी इदारे के एडमिशन टेस्ट हैं, उसमें वो मेडिकल कराते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे पिक हो जाते हैं, तो इस तरह पता चल जाता है। अब इसमें जो ज़्यादा जो लोग फंसते हैं ना इसके अंदर, जो उनको पता नहीं चलता, वो हमें जब उनका पता चलता है जी कि हमें ब्लड प्रेशर था, फॉर एग्जांपल आपने ब्लड प्रेशर चेक किया, उसका ब्लड प्रेशर 160/110 आ गया। अच्छा, अब आप उससे पूछें जी ब्लड प्रेशर कैसे, वो कहेगा जी ब्लड प्रेशर मैंने हो जाता सी, कब से होता था, जब ट्रैक करते हैं पता चलता 4-5 साल से ब्लड प्रेशर हो रहा था, लेकिन ही वाज जस्ट इग्नोरिंग हिम। दवाई खाते थे? नहीं जी। दवाई क्यों नहीं खाते थे? दवाई खाते तो लग जानी थी, हाँ, और दवाई लगने से डरते डरते उसने गुर्दे ख़राब करवा लिया आपने। इसलिए ये ज़्यादातर लोग वो फंसते हैं जो अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं और जो अपनी सेहत के बारे में हाई ब्लड प्रेशर भी गुर्दों की बीमारी की वजह बन सकता है। सही। अच्छा, कितना वक्त दरकार होता होगा किसी शख्स को इससे रिकवर करने में? एक एवरेज टाइम क्या हो सकता है? देखिए ये ना डिपेंड करता है कोई हार्ट, अगर आप यूजुअली जो हम कहते हैं कि 2 किस्म की हम इसको डिवाइड करते हैं किडनी को, एक एक्यूट किडनी इंजरी है या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। जो एक्यूट इंसल्ट है, जैसे पेशेंट आपको पता है जी कि आपको 6 महीने पहले आपने टेस्ट कराया था, बिल्कुल ठीक थे, उसके बाद किडनी खराब हुआ, तो उसमें यूजुअली 4 से 6 हफ्ते में पेशेंट रिकवर कर जाता है। अच्छा, ज़बरदस्त। फिर एक अगर ऐसा पेशेंट है जिसका खुदा ना खास्ता किडनी का साइज़ ही श्रिंक कर गया है और वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की तरफ चला गया, तो उसमें फिर हमारी कोशिश होती है कि हम उसको स्टेबलाइज़ करें और उसकी किडनी की डिजीज़ की जो प्रोग्रेशन है या एडवांसमेंट है, यानी उसने वो स्टेज जिसमें उसको डायलिसिस, उसको हम डिले करें, जितना मैक्सिमम डिले कर सकते हैं करें। सही। तो ये 2 टारगेट होते हैं। सही। उसमें हम बेसिकली रिकवरी देख ही नहीं रहे होते, उसमें सिर्फ उसकी प्रोग्रेशन को स्लो कर रहे होते हैं। और फिर जो लोग बेचारे डायलिसिस तक उनके पहुंच जाते हैं मामला, फिर ये क्यों होता है? अगर वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं देखिए
इसको हम कहते हैं नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़। अच्छा। यानी कि एक आपने दो चीज़ें, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी चल रही है 120 की स्पीड पे चल रही है, आपने उसको ब्रेक लगाई, ब्रेक लगाते लगाते ही लगेगी, अगर उस पीरियड में कुछ चीज़ आगे तो हिट कर जाएगा। एक तो ये चीज़ होती है कि उसकी प्रोग्रेशन बहुत तेज़ चल रही है, आपने रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। सही। एक वो चीज़ होती है जैसे डायबिटीज़ है, आप उसको रोक नहीं सकते, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसी बीमारी जिनको आप रोक नहीं सकते, कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर कुछ गुर्दे के मरीज़ ऐसे फेज़ में चले जाते हैं जिसको आप रोक नहीं सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने की लिमिट है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करते जाते हैं। क्योंकि देखिए ना, डायलिसिस तक एकदम तो नहीं बात पहुंच जाती होगी ना, आखिर उसका एक वक्त है, इस हाल तक पहुंचा, इस स्टेज तक पहुंची आपकी बॉडी कि आपको डायलिसिस तक जाना पड़ा। वो वेरी करता है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास अभी रिसेंटली मैं उधर उमर हॉस्पिटल में होता हूँ जौहर टाउन में, तो वहाँ पे रिसेंटली हमने एक बच्चे का ट्रांसप्लांट किया, इज अराउंड 23 छोटे ईयर्स। बच्चों, सॉरी मैं बात आपकी, पर छोटे बच्चों में किडनीज की डिजीज कैसे आ जाती है? मैंने देखा 4-4, 6-6 साल के बच्चों में उनके फिल्टर्स, यूजुअली फिल्टर्स डैमेज हो जाते हैं, फिल्टर्स में उसके जो डायफ्राम होता है वो सब उसमें गैप आ जाता है, यानी नेचुरली हो जाता है, नेचुरली हो जाता है। यानी कि उसको हम कहते हैं ऑटोइम्यून डिजीज़, कि ऑटोइम्यून की आपकी जो अपनी जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वही अपने जिस्म के खिलाफ एक्टिव हो जाती है, उसको हम ऑटोइम्यून डिजीज़ कहते हैं। सही सही सही। तो इसी वजह से मैं आपको बच्चे की एग्जांपल दे रहा था, वो उसकी किडनी श्रिंक हो गए हुए थे जब हमने उसको हमारे पास आया है, तो उसका कोई 3-4 महीने की हिस्ट्री थी जब उसको किडनी का साइज़ वो श्रिंक हो गया हुआ था। तो इस तरह भी मतलब हो जाता है कि वो उसका भी लॉन्ग स्टैंडिंग चल रहा था लेकिन उसने इग्नोर किया क्योंकि जवान था, ही वाज अ यंग मैन, तो उसने अपने सिम्टम्स को बर्दाश्त किया, लेकिन अल्टीमेटली एंड अप विद दिस एंड स्टेज रिनल डिजीज, देन लेटर ऑन ट्रांसप्लांटेड। अच्छा, ये मैंने देखा है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनको किडनीज़ का भी इशू हो जाता है, तो क्या इन दोनों बीमारियों का आपस में कोई कनेक्शन है? इनका इसका लिंक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं एक चीज़ कि हर डायबिटिक पेशेंट को किडनी डिजीज़ नहीं होती। अच्छा। मतलब एक ना रॉन्ग थोड़ा सा इंप्रेशन चला जाता है कि जिसको डायबिटीज़ है वो फिर अब टाइम गिनना शुरू हो जाएगा कि मुझे कब गुर्दे का मसला हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अच्छा। तो कुछ ये ना कुछ आप कह लें कि आपका कंजेनिटल मेकअप है, आपकी इनहेरिटेंस है। कुछ ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनको शदीद शुगर है लेकिन एंड तक उनके गुर्दों को कुछ नहीं होता। कुछ ऐसे फैमिलीज़ हैं जिनके अंदर थोड़ी सी भी डायबिटीज़ ख़राब होती है तो उनको किडनी डैमेज हो जाते हैं। तो इट रन इन द फैमिली। लेकिन यस, कि जो शुगर के जो असरात हैं वो 3-4 जगहों पे डायरेक्ट पड़ते हैं, किडनी के ऊपर, एक आइज़ के ऊपर, एक हार्ट के ऊपर। ठीक। तो ये हम इसको कहते हैं एंड ऑर्गन डैमेज। तो जो डायबिटीज़ के साथ एंड ऑर्गन डैमेज जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अच्छा, ये डायबिटीज़ के साथ है, किडनीज़ के साथ तो नहीं है ना कि अगर किसी की किडनीज़ ख़राब है तो उसको हार्ट का भी इशू हो जाएगा? ज़रूरी नहीं है। और ये जो एक क्या कहना चाहिए इम्प्रेशन बना हुआ है लोगों में, एक खौफ होता है कि आप अगर किसी एक बीमारी की दवा खा रहे हैं तो कहते हैं कि दवाइयों से हमें वो फिर फलां मसला भी हो गया, तो क्या ये चीज़ हमारा लिवर इफेक्ट हो गया? ज़्यादातर लोग लिवर की बात करते हैं कि मैं तो अपनी किडनीज़ का ट्रीटमेंट ले रहा था लेकिन मेडिसिन जो है उससे मेरे लिवर को इफेक्ट हो। नहीं, यूजुअली ऐसा नहीं होता। तो ये एक ना एक वो कह लें कि मिसनॉमर कह लें या एक वो बनी हुई है बात जो आपके जो मतलब मैं यूजुअली जो मेरे पास पेशेंट आते हैं उनको मैं सबसे पहले कहता हूँ कि आपने ना आसपास के लोगों की बातों में ध्यान नहीं देना। अच्छा। अगर आपको कोई भी इशू आता है जस्ट डायरेक्टली कम टू मी। जो होते हैं ना ये मोहल्ले के लोग और मोहल्ले के वो बेड़ागरक कर देते हैं। अच्छे भले जो होता है ना पेशेंट जो है सही है उसका भी बेड़ागरक हो जाता है। और लिटरली हमारे पास पेशेंट आते हैं और वो फिर कुछ अर्सा गायब हो जाते हैं, फिर 8 महीने बाद आते हैं जब उनका बिल्कुल बेड़ागरक हो जाता है। पता चलता है जी कि वो किसी ने कहा था तो फलां हकीम के पास चले गए या फलां होम्योपैथी के पास चले गए। सही। तो वो बिल्कुल ही काम ख़राब हो जाता है। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि लोग समझते हैं कि मेडिसिन खाने से मेरा लिवर, इसी तरह लोग ये भी समझते हैं कि ज़्यादा मीठा खाने से शुगर हो जाती है। तो क्या सिर्फ मीठा ही शुगर की वजह है या कि पंक्रियाज का मैल फंक्शन होना शुगर की वजह है? और पंक्रियाज मैल फंक्शन क्यों होता है? लेकिन ये भी ये जो है ना ये बेसिकली इनहेरिटेड है। ये फैमिलीज में रन करती है। डायबिटीज़ रन इन द फैमिली। तो ये कंजेनिटल है, इनहेरिटेड है। इसके ऊपर जो है ना कुछ ऐसा आपका कुछ जो फैमिलीज हैं या जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शुगर नहीं होती, जितना मर्जी मीठा खाते जाएँ उनको शुगर नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो शुगर बिल्कुल भी नहीं खाएंगे तो उनको शुगर हो जाएगी या लो शुगर का मसला हो जाएगा। अब मैं आपको अगर टाइम है तो आपको एग्जांपल में देना चाहूँगा। यहाँ पे हमारे एक ना कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ही इज़ अ वेरी रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट। इस टाइम पे मैं नाम नहीं लूँगा। ही इज़ वेरी थिन लीन। अब उन्होंने सारी उम्र बहुत ज़्यादा परहेज़ किया, चिकनाई नहीं खाई, कुछ नहीं किया, लेकिन अल्टीमेटली ही हिमसेल्फ हैड अ कार्डिक इवेंट। तो इसका मतलब है कि ये आपके खाने पीने से बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। अगर आपकी इनहेरिटेंस में कुछ ऐसे जीन्स चल रहे हैं तो यस यू कैन हैव दैट। अगर आपकी जेनेटिक मेकअप में डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपने हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना है। यस, यू कैन
डिले, कि अगर उसका ऑनसेट 30 साल की उम्र में होना है तो आप अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल से उसको डिले करके 40 या 45 तक लेके जा सकते हैं अच्छे लाइफस्टाइल के साथ। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो आप उसको पीछे भी ला सकते हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसको प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं खाने पीने को, तो जैसे आप उसको डिले कर सकते हैं। तो दिस इज़ द की कि आप उसको जितना डिले कर सकते हैं करें। सही, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहसिन रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही अच्छी एडवाइसेस उन्होंने दी हैं कि किस तरह से आप अवॉइड कर सकते हैं। और इंसान की बॉडी, इफ़ आई एम राइट डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा अलार्म खुद होता है। इंसान का जिस्म आपको बता रहा होता है कि वो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो उसको इग्नोर ना करें। ऑलवेज कंसल्ट टू योर फिजिशियन, योर डॉक्टर। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम किचन में महविश के पास चले जाएंगे। साथ रहिएगा। में रमज़ान में खुश आमदीद। तो बारी है जनाब इस वक्त किचन के ट्रिप की। तो किचन में चलते हैं, महविश सितारा वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आज वो क्या बना चुकी हैं, और आज फिर से बना चुकी हैं। हालांकि जो लिस्ट आपने मुझे गिनवाई थी वो काफ़ी लंबी थी और आपने कहा था कि हो सकता है कि मेरे पहुँचने तक, लेकिन आप तो बना चुकी हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, पोटैटो चीज़ी कटलेट्स आपने आज बनाए हैं। जी, पोटैटो चीज़ी कटलेट हैं। इसमें मैंने लिया है बॉयल आलू लिए हैं 4 अदद। सही। इसमें बॉयल चिकन लिया है हाफ kg, चेडर चीज़ ली है 1 कप, मोज़रेला चीज़ है 1 कप। इसको हमने अच्छे से क्रश कर लेना है। और कैप्सिकम 2 ली हैं चॉप पे आ गई है जनाब, ठीक है। और जो कैरेट है वो है 2 अदद है, उसको भी फाइन चॉप कर लेना है। बॉयल्ड एग हैं 4 अदद और 4 ही हमने अंडे लेने हैं कोटिंग के लिए। ब्रेड क्रम्स है 1 कप, क्रीम है तकरीबन 4 टेबल स्पून और कश्मीर कुकिंग ऑयल है फॉर फ्राइंग के लिए। तो सबसे पहले हमने जो बॉयल आलू हैं उनको अच्छे से मैश कर लेना है, चिकन को चॉप कर लेना है। अगर आप चॉपर में चॉप करना चाहें चॉपर में भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इनको आलूओं के साथ ही अच्छे से मैश कर लें। सारी वेजिटेबल इसमें ऐड कर दें और इसमें जो है नमक और काली मिर्च उसको भी ऐड करें। करने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको कटलेट की शक्ल में बनाना है और उसके बाद इसको अंडे से कोट करके आप इसको कश्मीर कुकिंग ऑयल के अंदर फ्राई कर लें। ज़बरदस्त। और हमारी सेकंड रेसिपी बहुत ही छोटी सी रेसिपी है, स्वीट में है, स्ट्रॉबेरी बनाना मूस है, बहुत ही सिंपल है। आपने एक ब्लेंडर लेना है, उसमें आपने स्ट्रॉबेरीज लेनी है, तकरीबन मैंने ली हैं 15 से 20 अदद। बनानाज लिए हैं तकरीबन 6 से 8 अदद। अगर छोटे हैं, अगर बड़े बनानाज हैं तो आप 4 से 5 भी वो एनफ हैं। और इसमें लिया है मैंने व्हिप्ड क्रीम का लिया है मैंने 1 कप, उसके साथ है शुगर है 5 खाने के चम्मच और फ्रेश क्रीम है हाफ कप है और स्ट्रॉबेरी जेलीज हैं फॉर गार्निश के लिए। हमने ब्लेंडर के अंदर व्हिप क्रीम डाली, बनाना डाले, शुगर डाली, स्ट्रॉबेरीज डाली, इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इतना ब्लेंड करना है कि जो हमारी व्हिप क्रीम है वो फ्लफ़ी होना शुरू हो जाए। जैसे ही वो फ्लफ़ी होना शुरू हो जाएगी तो आपने इसको, ये देखिए मैंने कप्स में इसको पोर कर दिया है और उसके बाद मैंने सेपरेटली जो स्ट्रॉबेरी जेली है उसको तकरीबन 1.5 कप पानी के अंदर कुक किया और उसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने इसकी गार्निश कर दी। तो बहुत सिंपल है और बहुत ईजी और बहुत यमी है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। हमारी जो थर्ड रेसिपी है वो है पीना कोलाडा। इसमें मैंने लिया है पाइनएप्पल के चंक्स हैं 1 कप, कोकोनट पाउडर या ले लें या कोकोनट क्रश ले लें, अप टू यू जैसा आपको पसंद है। 4 टेबल स्पून वनीला आइसक्रीम है, 4 स्कूप लिए हैं, आइस है हस्बे ज़रूरत और पाइनएप्पल जूस लेना है। आपने इसको इन सबको ब्लेंडर में डालना है और अच्छे से इसको ब्लेंड करना है और मैंने ग्लासेस में पोर कर दिया है। इसमें दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है, इसमें सिर्फ हम आइसक्रीम यूज़ करेंगे और पाइनएप्पल जूस यूज़ करेंगे। और उसी के साथ साथ आज हमने एक और रेसिपी बनाई है कनौर नूडल्स की, जिसमें कनौर अल्फ्रेडो चीज़ नूडल्स बने हैं जनाब। कनौर अल्फ्रेडो चीज़ नूडल्स हैं। इसमें मैंने दूध लिया है 1 कप, प्याज लिया है 1 अदद, हरी मिर्चें हैं 2 अदद, जायफल पाउडर है 1 चुटकी, जी कड़ी पत्ता है 1 अदद, चीज़ पाउडर है, आप चीज़ पाउडर भी ले सकते हैं और आप अगर नॉर्मल चीज़ है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। चिकन है बॉयल 1 कप और आटा है मैदा है 2 चम्मच। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने जो मैदा है उसको ऑयल के अंदर अच्छे से सौते कर लेना है। उसके बाद उसमें दूध ऐड करना है तो वो एक अच्छी सी एक सॉस की शक्ल में आ जाएगा और उसी में आपने चीज़ को ऐड करना है। उसी में आपने प्याज, हरी मिर्चें और जायफल का पाउडर और कड़ी पत्ता इसको ऐड करना है और लास्ट में आपने कनौर के जो चटपटा नूडल्स हैं इनको अलग से आपने पानी में बॉईल करना है। आपने हाफ डन करना है, फुल डन नहीं करना। उसके बाद आपने इसको सॉस में ऐड करना है और जो चटपटा जो इसका अंदर से सैशे निकलेगा मसाले का
आपने वो भी इसके अंदर हाफ ऐड करना है, तो हमारे कनौर अल्फ्रेडो चीज़ी नूडल्स रेडी हो जाएंगे। और कनौर नूडल्स की तो इतनी मज़े की बात यह है कि अगर आपको इफ्तार से सहर में अगर आपको थोड़ी बहुत भूख लगती है, जैसे कि कुछ लोग सिर्फ अफ्तारी करते हैं और सहरी करते हैं, तो उसमें भी हम कनौर नूडल्स को बनाकर पास्ता की शक्ल में या जैसे भी आपको। और इस बारे में कनौर क्या कहते हैं? बेवक्त भूख का, बेवक्त भूख का चटपटा मैजिक। बिल्कुल। और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप कनौर के नूडल्स के साथ मज़े मज़े की रेसिपीज बना के अपने इफ्तार को और मज़े का बना सकते हैं। तो मैं आज हमारे पास चीज़ वाली 2 चीज़ें हो गई जी, बिल्कुल। अल्फ्रेडो नूडल्स हैं, नूडल्स हो गए, और उसी के साथ पोटैटो चीज़ी कटलेट है, और पोटैटो भी है, चीज़ भी है, भला खैर का है। नहीं अच्छा है, मज़े का है और बड़ा यमी सा है। नहीं वैसे ज़्यादा फैटनिंग नहीं हो जाता होगा? जी, फैटनिंग तो होता है बिल्कुल। अब क्या लेकिन सारे दिन की फास्टिंग है और फिर कोई ना तो साथ में वीट का कोई वो इंटेक है ना राइस का इंटेक है, तो मेरा ख्याल है ऐसे में अगर आप सिर्फ वेजी और चीज़ थोड़ा खा भी लेते हो तो इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्वांटिटी कम कर लें, आप बहुत ज़्यादा मतलब ना खाएं, तो अगर आप क्वांटिटी कम कर लेते हैं तो इट्स गुड। तो इसके बाद मैं वही आपको बात कहूँगी ना, इसके बाद फिर आपको खाना खाने की जरूरत नहीं है, आप नूडल्स खा सकते हैं। नूडल्स खा सकते हैं और फिर डायरेक्ट सहरी में खाना खाएं। बिल्कुल। और आज ये जो आपने मूज़ बनाया है, इसमें मेरा ख्याल है चीनी आपने ऐड नहीं की है, लेकिन कम की है। मैंने 5 टेबल स्पून लिखा है, लेकिन बनाना में स्ट्रॉबेरीज थोड़ी सी खट्टी होती है ना, तो इसके लिए मुझे शुगर का इस्तेमाल करना पड़ा। अगर बहुत मीठी हैं तो बेशक आप जो चीनी का इस्तेमाल है वो 2 चम्मच भी कर सकते हैं। सही। और बस आपने सबको ब्लेंड करना है और उसको कप्स में पोर कर देना। सही। और पीना कोलाडा में आपने बताया कि दूध नहीं होता। अच्छा, मैं वैसे आज तक ये सोचती थी, कंफ्यूज होती थी इसकी रेसिपी पे कि यार लगता भी नहीं है कि मिल्क है, लेकिन शक्ल बिल्कुल इसकी मिल्क वाली है। ये है क्या? बिल्कुल, इसीलिए बताया कि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात में कि शायद इसके अंदर दूध ऐड है, लेकिन इसके अंदर वनीला आइसक्रीम को हमने ऐड करना है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर दूध है। आपने वनीला आइसक्रीम डाली, कोकोनट क्रश किया हुआ डाला, चंक्स डाले और पाइनएप्पल का जूस डाला। इसमें शुगर नहीं जाती, बिल्कुल भी इसमें शुगर नहीं जाती। ये बिल्कुल फिर भी काफी मीठा लगता है, क्योंकि तो जो पाइनएप्पल जूस है अगर हम बाहर से बाय करते हैं, आइसक्रीम भी मीठी है, सब कुछ मीठा है, तो आपको शुगर की जो लोग ज्यादा मीठा पसंद नहीं करते या जो डायबिटीज है, तो फिर वो क्या वो पीना छोड़ दें इसको, या उसके लिए कोई है पीना कोलाडा मीडियम? ओहो अच्छा, कोई मीडियम वे नहीं है भाई, वो फिर पीना कोलाडा ना ही पिए, कोई और ड्रिंक ले लें। सही। अच्छा, नूडल्स बनाने में आपको कितना टाइम लगा, या आप क्या समझते हो कि काफी कटिंग वगैरह वेजेस वगैरह तो किस तरह से? कोई नूडल्स जो कोई वेजेस नहीं डाली हैं आपने उसमें? अगर आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, लेकिन जो मैंने बनाए हैं तो झटपट बन गए हैं। आपने सिर्फ इसकी सॉस बनानी है, जो व्हाइट सॉस है अल्फ्रेडो, और जस्ट आपने नूडल्स को बॉईल करना है। उसी के अंदर उसका मसाला है, जो साशे है, आपने वो जो हाफ है वो उसमें ऐड किया, और आपके जो हैं कनौर अल्फ्रेडो चीज़ी नूडल्स रेडी हो गए। तो जनाब विद इन नो टाइम, आज देखने में तो काफ़ी लंबी लिस्ट लग रही थी, लेकिन विद इन नो टाइम महविश ने बड़ी स्मार्ट सी रेसिपीज़ जो हैं उन्हें ट्राई करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें बना ली हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में, और आप भी अपने किचन में ट्राई कर सकते हैं। और इस किचन सेगमेंट का मकसद भी यही होता है कि हम ऐसी बहुत सी चीज़ें इसलिए डेली बेसिस पे प्रेजेंट करे होते हैं जो कि तकरीबन सबके इंटरेस्ट के मुताबिक होती हैं। बड़े भी पसंद करते हैं, बच्चे भी पसंद करते हैं, और चूँकि बच्चे रोज़ा रखने की भी शौकीन होते हैं, उनकी एक्साइटमेंट जो होती है वो सारी इफ्तार में होती है, शौकीन होते हैं। और कनौर तो वैसे बच्चों की बड़ी फेवरेट चीज़ है, तो कनौर से आप बहुत सी रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं। आज जैसे विद इन नो टाइम एक इन्होंने बना लिया है जनाब कनौर अल्फ्रेडो चीज़ नूडल्स बना लिए, तो आप भी अपने बच्चों के लिए ट्राई कर सकते हैं। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं डले और टाइम भी बहुत कम लगा है। तो हमारा किचन तो जनाब रेडी हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आपका किचन भी जो है वो अब रेडी होगा इफ्तार के लिए, क्योंकि वक्त बहुत कम रह चुका है और इफ्तार का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।